हो जाएं। ये 45 मिनट जो अभी बीतने वाले हैं ना, आप अरबों डॉलर खरीदने के बाद भी इसे वापस अपनी जिंदगी में नहीं ला पाएंगे। ला पाएंगे? नो। ला पाएंगे 45 मिनट? नो। ये 45 मिनट अनमोल है जो कभी आपके जीवन में कभी दोबारा नहीं आएंगे। तो 45 मिनट को काटना चाहिए कि जीना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि जीना चाहिए, है ना? जीना चाहिए। तो आपको देखो, अपन दोनों बात करेंगे, जब भी मैं आपसे कोई प्रश्न पूछूं तो आप मुझे जवाब देना, और मेरा भी फर्ज बनता है कि आप मेरे से कोई प्रश्न पूछे तो मैं भी आपके जवाब दूंगा। और आप लोगों के जो प्रश्न है ना, मुझे पहले ही पता है, क्योंकि मैं पिछले 25 सालों से घूम रहा हूं आपके लोगों के बीच में। तो आपके जितने भी प्रश्न मुझे पता है और मैं ऑटोमेटिक उसके जवाब दूंगा। और भगवान की कसम खाता हूं, एक भी प्रश्न का जवाब इस हॉल से निकलेंगे तब बाकी नहीं रहेगा। आपको बिना पूछे ही सारे प्रश्नों के उत्तर, आपके मन में जितनी भी उजुल फुजुल बातें चल रही है, वो सारी बातों के आंसर आपको मिलने वाले हैं, है ना? तो मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं भीलवाड़ा से आपके बीच में आया हूं। भीलवाड़ा आपके रामगढ़ कैंट के पास। ताली बजाओ ना यार, बहुत दूर है, 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। छोटा मोटी जगह जरूर आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, 1000 किलोमीटर दूर से है ना। 1973 में मेरा जन्म भीलवाड़ा राजस्थान में हुआ था। और ये भाई साहब, ये नमूना किसका है, आप इसको थोड़ा कंट्रोल में रखें, तो ये मेरा डिस्टर्ब करेगा मुझे। ये डायमंड जाके रहेगा, तुम कितना भी कर लो। ये भाई पकड़ो इनको यार। हाँ, मेरी बहन, इनके पापा को साथ में लाना चाहिए आपको ड्यूटी के लिए। वेरी गुड। ये बच्चे जो बीच में खेल रहे हैं, उनको थोड़ा सा खेलने के मौका दीजिए। एक पति को छोड़ दीजिए बाहर, और सारे बच्चों को खिला लेगा। लेकिन यहाँ मत घुमाइए यार इधर, भाई ये बिजनेस मीटिंग है। तो मेरा नाम मुकेश कोठारी है। 1973 में मेरा जन्म भीलवाड़ा राजस्थान में हुआ। मेरी एजुकेशन बीकॉम तक की है। आई एम सिंपली बीकॉम, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरे से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा है यहाँ पर, तो मैं उनको सलूट करता हूँ और जिंदगी भर कसम खाता हूँ कि जो भी आपको ज्यादा पता है मेरे से, मैं उसको जानकारी प्राप्त करने की पूरी लाइफ में कोशिश करूंगा। 1973 में जन्म के बाद अपनी इंटर एजुकेशन लेने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपने इकोनॉमिकल सफर को चालू किया। प्राइवेट नौकरी मुझे क्यों करनी पड़ी? क्योंकि मेरे पिताजी करोड़पति थे। यस। अभी तो मैं आपको चेक कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे बैठे जैसे सत्यनारायण की कथा है, स्वाही बोलना। अरे ऐसे मत करो यार भाई, सोचो तो सही क्या बोल रहा हूँ। देखो, आपके लोग चार्ज हैं, मैं इस बात से डिनाई नहीं करता है, रांची के लोग चार्ज नहीं है, फुल चार्ज है। लेकिन आपसे ज्यादा चार्ज पटना के लोग। देखो, आप तो आधा सुनकर यस कर रहे हैं, पटना वाले तो अभी थोड़े दिन पहले ना बिना सुने यस कर रहे हैं। मैंने कहा मेरा नाम यस यस यस, मैंने कहा बोले तो यस, फाइनल यस। इतना ज्यादा यस कर रहे थे, तो आप तो थोड़ा आधा सुनकर यस कर रहे हैं, वो तो पूरा बिना सुने ही यस कर रहे हैं। तो जब वो बार यस कर रहे थे ना, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है। मैंने कहा यस तो कर ही रहा है, अपना काम निकाल लेते हैं। तो मैंने 2 वीडियोग्राफर स्टेज पे बुलाए और मैंने कहा देख, मैं इनसे यस कराऊंगा, तू ना एकदम वीडियो बना लेना। तो मैंने सबको बातों में घुमाया और अचानक बोला, तो क्या मैं मान लूं कि आज से आपकी सारी प्रॉपर्टी मेरी? सबूत आ गया मेरे पास। और कभी कभी मैं 3 बार तलाक भी बुलवा देता हूँ। तलाक हो जाएगा बैठे बैठे यहाँ पर, है ना। इसलिए बहुत सोच समझ कर यस करना मेरी बातों पर। भैया घुमा कर मारता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाना, क्या बोल रहा हूँ उसके बारे में आपको जवाब देना है। तो परिवार का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड ठीक नहीं था, इसलिए एक प्राइवेट नौकरी मुझे करनी पड़ी। मैं जब 9 साल का था तब मेरे फादर जो है रिटायर्ड हो गए थे, गवर्नमेंट सर्विस में थे, डिफेंस सर्विसेज में थे। फिटनेस साथ नहीं देती थी, वक्त से पहले उन्हें कंपलसरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। 9 साल की एज में जब फादर का रिटायरमेंट हुआ, परिवार में टोटल 8 मेंबर थे, माता पिता और आधा दर्जन बच्चे। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, आधा दर्जन। ये अभी की बात थोड़ी है, ये बहुत सालों पुरानी बात है। उस समय इंडिया में गिन कर पैदा नहीं होते थे, क्योंकि ये ज्यादा बच्चे इसलिए पैदा हुए हिंदुस्तान में क्योंकि हमारा डीएनए नंबर 1 का है। हमारा डीएनए क्या है? नंबर 1 का है। नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हमारे यहाँ पर थे। गंगा नदी हमारे यहाँ पर बेटी थी। सोमनाथ के मंदिर, जहाँ पर कई आक्रमणकारियों ने कई सैकड़ों बार हमले किए, फिर भी सारा सोना नहीं लूट पाए। पूरी दुनिया के सारे शासक अपने राजकुमार को इंडिया में पढ़ने के लिए बोलते थे। नालंदा, तक्षशिला, गया जैसी जगह पर, पवित्र जगह पर इंडिया है। और आप देखिए कि हम पूरे विश्व पर मनोवैज्ञानिक राज किया करते थे। और तभी हमारे पूर्वज कहते थे कि भारत सोने की चिड़िया थी। कहते कि नहीं कहते?
अब देखिए अंदर से हम डीएनए हमारा नंबर 1 का, हम नंबर 2 पे रह ही नहीं सकते, हम नंबर 1 पे रहे। अब आजादी के बाद एक आदमी आया और हमारे दादाजी को कह दिया चाइना तुम्हारे से जनसंख्या में आगे है। फिर हमारे बाप दादाओं ने इसके ऊपर जमकर काम किया, चाइना पीछे, चाइना को पीछे कर दिया हमने, हम नंबर 1 पर ही रहेंगे भाई साहब। ये थोड़ा आसान काम है, इसको थोड़ा जल्दी कर लिया हमने। अभी 2047 में मोदी जी देश को भी नंबर 1 इकोनॉमिक रूप से ले जाने की बात कर रहे हैं, हम निश्चित रूप से जाएंगे। और अभी आप देखिए जो भी बड़ी सिटी बनती है ना मोइन जी, वहां पर जाम लगते हैं, देखा कि नहीं देखा आपने? ये जाम लगते हैं डीएनए की वजह से, क्योंकि हर आदमी को नंबर 1 पर जाना, वो गाड़ी आगे ले जाके फंसा देता है, सबको रोक देता है। बेसिकली अंदर खून गलत है, वो नंबर 1 पर जाने की सबकी आदत है ना। लाइन लग रही होती तो सब लोग सोचते हैं लाइन को तोड़ के मैं आगे कैसे जाऊं, क्योंकि ये बेसिकली गलत काम नहीं है। डीएनए नंबर 1 का है, क्योंकि हमें नंबर 2 पे रहना आता ही नहीं। तो 6 भाई बहन, अभी आप 6 भाई बहन पे हंस रहे हो, हमारे पड़ोस में लोढ़ा साहब थे 11 पूरी क्रिकेट की टीम, 2 एक्स्ट्रा खिलाड़ी, घर में एम्पायर, सब ऐसे ऐसे बच्चे होते थे पहले भाई साहब, ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो परिवार का इकोनॉमिक बैकग्राउंड ठीक नहीं था, 250 रुपए पेंशन आती थी जब फादर रिटायर्ड हुए थे। 6 भाई बहन, मैं सबसे छोटा, सभी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे। सारे बच्चों को, जो हमारे बड़े भाई बहन थे, उनको पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना था और उसी के लिए वो पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन 6ठी क्लास में हमें ये ज्ञान नहीं था कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो एक दिन हमने सर्वे किया कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमने सर्वे की रिपोर्ट आई, सर्वे की रिपोर्ट इसलिए आई कि हम इसलिए पढ़ रहे थे कि हमारे पिताजी की हाइट थी 6 फीट 3 इंच, पूरा गुस्सा उनको आता था, रिटायर्ड पर्सन थे डिफेंस के, इसलिए बहुत डिसिप्लिन के खिलाड़ी थे। ऊपर से वो फुटबॉल के शौकीन, लात तो वो चलते चलते ही मार देते, और उन्होंने हमें कह दिया कि फेल होगा तो घर से लात मार के निकाल दिया जाओ। तो हमारे पढ़ने का सिर्फ एकमात्र कारण था कि लात नहीं खानी। तो हम पढ़ रहे थे जैसे तैसे। 6ठी क्लास में एक दिन हमारे पिताजी माताजी झगड़ा कर रहे थे, उस समय भी झगड़ा होता था, मतलब आप कर रहे हो कोई बड़ी बात नहीं, करते रहिए। तो हमारे माताजी पिताजी झगड़ा कर रहे थे, माताजी पिताजी को डायलॉग बोल रहे थे, पिताजी माताजी को डायलॉग बोल रहे थे, तुमने इस महीने का बजट बिगाड़ दिया। अब मुझे समझ में नहीं आया कि बजट क्या होता है और बिगड़ता कैसे। अब पिताजी से कैसे पूछे, पिताजी से तो पूछ नहीं सकते, क्यों? हाँ, पिताजी तो फुटबॉल के शौकीन थे, पिताजी के पास जाने से डर लगता था। तो हमने पड़ोसी से जाके पूछा, कि भाई साहब ये बजट क्या होता है। तो पड़ोसी ने हमें ज्ञानवर्धन किया और पड़ोसी ने कहा बजट का मतलब हिसाब किताब होता है। और भैया बैठ जाओ ना यार, भैया क्या हुआ, जगह बहुत है यार, ये बहुत सारी चेयर पे किसने रखे हैं कुछ बहुत सारी चीजें, और ये कोई भी बैग वेग रखा है तो जाकर बैठ जाओ यार भाई, जो होगा जो देखेंगे। तो हमने पड़ोसी से पूछा भाई साहब ये बजट क्या होता है। तो पड़ोसी ने कहा बजट का मतलब हिसाब किताब होता है, और आमदनी से ज्यादा जब खर्चा हो जाती है तो बजट बिगड़ जाता है। तो मैंने पड़ोसी से पूछा ये आमदनी कैसे होती है। वो कहा आमदनी होने के कई तरीके हैं, लेकिन 3 प्रमुख तरीके हैं, खेती कर लो, नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो। अब मैं 6ठी क्लास में सोच रहा हूँ मैं क्या करूंगा। 6ठी क्लास में मैंने सोचा यार खेती तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि जमीन है ही नहीं, और नौकरी पे मुझे कोई रखेगा नहीं, ऑप्शन मेरे पास आमदनी बढ़ाने का बिजनेस ही है। अब मैं बिजनेस करूं, किसका करूं। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, कॉमन सेंस था मेरे पास। मैंने सोचा मैं पतंग की दुकान लगाऊंगा। पतंग की दुकान क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मेरे सारे दोस्त 5वीं 6ठी 7वीं क्लास के बच्चे थे, सब पतंग उड़ाते थे। तो मैंने कहा जब पैसा ही पतंग पे ही खर्च करते हैं और मेरे ग्राहक ही जब छोटे बच्चे ही हैं, तो मुझे दुकान भी पतंग की लगानी चाहिए। इसे कहते हैं कॉमन सेंस। 90% लोग अपने बिजनेस का चयन लोगों से प्रेरित होकर करते हैं, जबकि भगवान ने, अल्लाह ताला ने हर व्यक्ति की स्ट्रेंथ अलग दी है, हर व्यक्ति का दिमाग अलग है, हर व्यक्ति की ताकत अलग है। लेकिन हम क्या करते हैं, लोगों से प्रभावित होते हैं। मेरी सहेली ब्यूटी पार्लर में बहुत पैसा कमाती है तो मैं भी ब्यूटी पार्लर लगा लूंगी। ये गलत है। तुम हो सकता है अंतरिक्ष में जाने की ताकत तुम्हारी हो, लेकिन तुम लोगों से प्रभावित होकर तुमने तुम्हारी पावर को पहचाना ही। 90% लोग गलती करते हैं। तो मैंने अपनी पावर को पहचाना कि मेरे सारे दोस्त जब छोटी क्लास में पढ़ते हैं और वो पतंग पे ही पैसा खर्च करते हैं, तो मैं पतंग की दुकान लगाऊंगा। तो पतंग की दुकान लगाने की मैंने डिसाइड कर लिया। अब मैं पैसा कहां से लाऊं, कैपिटल, पूंजी कहां से लाऊं। पिताजी से मांग नहीं सकते थे, क्यों? पिताजी फुटबॉल के शौकीन थे। ये एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में आने वाला प्रश्न है।
तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको जब भी मैं पूछूं तो आपको तुरंत आंसर देना है। पिताजी फुटबॉल के शौकीन थे, तो पिताजी से पैसे नहीं मांग सकते थे और दूसरा कोई मुझे देता ही नहीं था क्योंकि छोटा बच्चा था। तो मैंने क्या किया, आइडिया लगाया, मैंने टॉफी खाना बंद कर दिया। मुझे 7 दिन में एक बार 5 पैसे मिलते थे टॉफी खाने के लिए। मैंने 1 साल तक एक भी टॉफी नहीं खाई। 1 रुपया 60 पैसा इकट्ठा कर दिया। 1 रुपया 60 पैसा अपने भाई से उधार लिया, 3 रुपए 20 पैसे से पतंग की दुकान लगाई और पतंग की दुकान में 3 महीने में मैंने पैसे को डबल कर दिया। 6ठी क्लास। सीखने का पॉइंट नंबर 1, जीवन में सबसे बड़ा शिक्षक होता है अनुभव। हेलो, क्या क्या रिपीट द पॉइंट। दुनिया में सबसे बड़ा शिक्षक कोई है तो वो है अनुभव। अनुभव 2 तरीके के होते हैं, पहला खुद का अनुभव, दूसरा दूसरों का अनुभव। हेलो, हरी समझदार आदमी ये दोनों अनुभव का फायदा उठाते हैं। जो टाइम केपिंग है, जिसमें टाइम ज्यादा लगता है, उसमें हमेशा दूसरों का अनुभव यूज करना चाहिए और जिसमें टाइम नहीं लगता उसमें हमें अपना अनुभव लेना चाहिए। जैसे यहां से आपको दिल्ली जाना है कार से, तो एक तरीका है कार उठाओ और चले जाओ दिल्ली, अनुभव खुद ले लो। ये टाइम टेकिंग है, इससे नुकसान हो जाएगा। कहीं रोड खराब आएगी, कहीं गाड़ी पंचर होने का डर रहेगा, कहीं पुलिस वाले आपके स्पीड का चालान बना देंगे, खाना कहाँ सही मिलेगा खराब मिलेगा हमें पता ही नहीं है। तो यहाँ पर समझदारी क्या है, जो आदमी पहले दिल्ली जा चुका है उसके पास जाओ और उसे पूछो कि भाई साहब दिल्ली जाना है, किस रूट से जाना है और कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। राइट। तो अनुभव जीवन का बड़ा शिक्षक है। तो मैंने अनुभव प्राप्त किया 6ठी क्लास में। अनुभव क्या था, इन्वेंट्री कैसे मैनेज की जाती है, कौन से प्रोडक्ट बेचने से ज्यादा फायदा होता है, जो प्रोडक्ट कम बिकता है उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, लोग अगर उधार मांगे तो उन्हें क्या जवाब देना चाहिए, और अगर उधार कोई ले लिया है तो उसे वापस प्राप्त करने का क्या तरीका है, क्या डायलॉग बोलना चाहिए। ये सारी जानकारी मुझे 6ठी क्लास में पूरा ज्ञान प्राप्त हो। फिर मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को तेज गति से चालू किया। चुप चुप कर बिजनेस करता था, पिताजी के सामने कर नहीं सकते थे। क्यों? चुप चुप कर काम करते थे, हर एंगल से बिजनेस की तैयारी करते थे। दिवाली आती थी, सारे बच्चे फटाके चलाने की तैयारी करते थे और अब तैयारी करते थे फटाकों की दुकान लगाने की। राखी पर राखी की दुकान लगा लेते थे, होली पर रंग की दुकान लगा लेते थे और अब हमारा काम चालू हुआ। ऐसे करते करते मैं 11वीं क्लास में आ गया। 6ठी क्लास के बाद मैंने पिताजी से कभी भी 1 रुपया अपने जीवन में मांगा नहीं। फीस वो जमा कराते थे, क्योंकि पिताजी को हम बोल नहीं सकते थे कि हम भी पैसा कमाते हैं। क्यों नहीं बोल सकते थे? है ना, पिताजी तो घर से बाहर निकाल देते कि तू अभी तेरे को पढ़ने के लिए बोला, तू ये क्या करने लगे। तो पिताजी हमें बहुत सभ्य आदमी समझते थे कि यार 1 रुपया खर्च नहीं करता, जबकि पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा हम ही खर्च करते थे, क्योंकि साइड इनकम हमारी थी और किसी की थी नहीं। 11वीं क्लास में हम आ गए। 11वीं क्लास में हमारी माँ ने हमें एलपीजी सिलेंडर को रिफिल कराने के लिए भेजा। उस समय इंडिया में एलपीजी सिलेंडर की बहुत कमी थी, एक फैमिली को 2 सिलेंडर मिलते थे महीने में। तो हमें कहा कि खाली सिलेंडर ले जाओ, भरा लेकर आओ। तो हमें 100 का नोट दिया, हम खाली सिलेंडर लेने गए तो गांव के चौराहे पर सिलेंडर का वेंडर खड़ा था। हमने स्लिप दी और वो सिलेंडर देने की प्रक्रिया चालू करने लगा। तभी एक घटना घटी। एक आदमी वहां आया, उसने कहा भाई साहब मेरा नंबर तो नहीं आया लेकिन सिलेंडर चाहिए। उसने कहा नंबर नहीं आया तो ब्लैक में लेना पड़ेगा, 100 रुपए का सिलेंडर 200 का मिलेगा। तभी मैंने डिसाइड कर लिया सारा बिजनेस तो सिलेंडर का ही करूंगा। मैं ऐसी भी चीजें डिसाइड कर लेता था जो असंभव थी। सीखने का पॉइंट नंबर 2, जीवन में दुनिया याद तब ही रखेगी आपको जब आप असंभव काम करें। अगर आपने ऐसा कोई काम किया है जो पहले पृथ्वी पर हो चुका है तो फिर दुनिया आपको याद रखने वाली नहीं है। जैसे आपके पिताजी का नाम आपको पता है क्योंकि बार बार डॉक्यूमेंट में लिखना पड़ता है। दादाजी का नाम क्यों पता है? क्योंकि पिताजी ने अपने डॉक्यूमेंट में आपके सामने लिखा। लेकिन दादाजी के दादाजी का नाम में पूछो तो 99% थे। क्यों? क्योंकि हमारे दादाजी के दादाजी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि उसका नाम याद रखा जाए। याद तो महात्मा गांधी का रहता है,
और भाई साहब तो नोट पर ही छपवा के गए। तुम भूल के बताओ। उन्होंने ऐसे काम को अंजाम दे दिया जो पहले हुआ ही नहीं। इसलिए आज से कसम खाओ कि जीवन में वो काम से हटकर हमें काम करना है जो हमारे पूरे खानदान में पहले कभी नहीं हुआ। अगर इसके लिए तैयार हो तो मैं आगे बात करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने तो ऐसा ही किया है। मेरे खानदान में जो पहले कभी हुआ ही नहीं था, उस काम को मैंने करना चालू कर दिया। तो लीक से हटकर सोचना शुरू करो, क्योंकि असंभव नहीं सोचोगे तब तक असंभव रिजल्ट आएंगे ही नहीं। अगर लोग नौकरी कर रहे हैं तुम भी नौकरी कर लो, लोग शादी कर रहे हैं तुम भी शादी कर लो, लोग बच्चे कर रहे हैं आप भी बच्चे कर लो। अगर सब लोग कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, कोई याद रखने वाला पृथ्वी, असंभव काम सोचना पड़ेगा। तो मैंने सोच लिया कि मैं सिलेंडर का ही बिजनेस करूंगा। अब ये मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि सिलेंडर मिलेंगे क्या। अगर आप मेरे पड़ोसी होते और मैं आपसे कहता ये सिलेंडर कहां मिलेंगे भैया, और अगर आप मेरे पड़ोसी होते तो मुझे आप क्या जवाब देते? आप मुझे कहते गधे के बच्चे, उल्लू के पट्टे, पागल की औलाद, ये सिलेंडर मिलते नहीं, इसके लिए एजेंसी लेनी पड़ती है, सरकार के द्वारा दी जाती है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक होती है, 1 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट लगता है, ऊपर से चेक अलग से लगाना पड़ता है, तेरे बाप को भी नहीं मिलेगी भाग। अगर आप मेरे पड़ोसी होते तो क्या बोलते? हेलो। आप मेरे पड़ोसी होते तो मुझे यही राय देते। जैसे तुम्हारे पड़ोसी या तुम अपने पड़ोसी को जाकर बोलो भाई साहब मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तो वो पहले नीचे से ऊपर तक देखेगा, है कि नहीं? क्या फिर क्या तेरा बाप ही नहीं मिलेगा भाग। ऐसा काम करोगे तो कोई बात नहीं मानेगा। तो मैंने पड़ोसी से पूछा ही नहीं, मैंने दिमाग से पूछा। दिमाग से क्यों पूछा? क्योंकि इस पूरी संसार में एक ही आदमी मरते दम तक तुम्हारा साथ देने वाला है, पति पत्नी नहीं। कौन पहले मरेगा किसी को पता नहीं। ये आपके साथ ही जिंदा होता है और ये आपके साथ ही मरता है, और ये नौकर की तरह काम करता है, जो पूछते हैं उसका जवाब देता है। ये सोचकर जवाब नहीं देता, क्योंकि दिमाग का दिमाग नहीं होता, ये केवल आप ही का दिमाग होता है। इससे जो पूछो इसका जवाब देता है। जैसे तुम दिवालिया हो गए, पैसे मांगने वाला घर के बाहर आया है, लाला वो घंटी बजा रहा है, तुमने खिड़की से देख लिया लाला पैसे मांगने आ गया, तो आपने दिमाग से पूछा अरे लाला पैसे मांगने आ गया गेट पर, कैसे बचूं? तुमने इससे पूछा कैसे बचूं, तो इसने जवाब दिया भाग जा। तुमने जो पूछा उसे के तो जवाब देगा, तो नौकर की तरह काम करता। तुमने कहा क्या कैसे बचूं, उसने कहा भाग जा। आपने कहा यार कैसे भागूं, आगे तो लाला खड़ा है। वो कहा पीछे के गेट से भाग जा। अरे पीछे से कैसे भागूं यार, मैं तो फर्स्ट फ्लोर पे हूं। अरे बीबी की साड़ी बांधकर भाग जा। या आगे से आगे राय देता है भागने की, क्योंकि तुमने प्रश्न ही भागने का पूछा। अगर तुमने पूछा होता है कि ऐसी शर्मिंदगी जिंदगी में नहीं जीना चाहता, मैं कोई बेईमान थोड़ी हूं, मैं अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी तरीके से जीना चाहता हूं, गर्व के साथ जीना चाहता हूं, बता क्या करूं ऐसी कंडीशन में। तो ये दिमाग तुम्हें कहता कि भाई तूने लाला का पैसा डुबोया है, लाला का हक बनता है तुम्हारे पे गुस्सा करने का। लाला के सामने जा, गर्दन को नीचे कर और लाला को बोल लाला नुकसान हुआ है, बेईमान नहीं। बोलो नुकसान हुआ है, बेईमान नहीं हूं, मुझे वक्त चाहिए, मैं तुम्हारा पैसा खाऊंगा नहीं, एक एक पाई पाई आना ब्याज के सहित तुम्हें वापस चुकाऊंगा। मुझे इस कठिन समय में थोड़े सपोर्ट की जरूरत है, और लाला मुझे पता है कि आप मेरा पूरा सपोर्ट करेंगे, 10,000 रुपए और उधार देंगे। ये दिमाग क्या कमाल का ख्याल है भाई, तुम्हें पता ही नहीं है। ये दुनिया की भारी से भारी कंडीशन में भी इसे 3-4 बार पूछो ना तो ये जवाब देता है। लेकिन तुम क्या एक बार में पूछते हो? एक बार में तो ये दिमाग प्रभावित हमेशा पड़ोसी से होता है, और दिमाग वही बोलता है जो पड़ोसी बोलता है। लेकिन दिमाग को 2 बार पूछो ना तो ये आंसर देता है। 2 बार पूछने का तरीका ऐसे है, बताना, कोई तो तरीका होगा बताना, तो अब जाके ये जवाब देता, करके बताते थे। बात करो सब लोगों से, बड़े मजा आता, करना कंपल्सन है, करो ऐसे करो, करो ना यार भैया, अक्कड़ है तो ये मुर्दे की शान होती है। थोड़ा जिंदा दिल बनो यार, कि 45 मिनट जीना है कि नहीं जीना है, हाँ आनंद लेकर जाना है कि नहीं जाना है। पहाड़ में गया आरसीएम यार, करना है तो करना, नहीं करना तो मत करना। 45 मिनट वापस आएगा क्या? नहीं आएगा ना, तो जिंदगी का मजा लेकर जाओ यार।
करो सब लोग हाथ ऐसे करो करो, हाथ ऐसे करो, हाथ लगाओ ऐसे, बोलो बताना, अरे कोई तो तरीका होगा बताना। दुनिया की भारी से भारी मुसीबत में तुम अपने दिमाग को शांत करके 2 बार पूछना, ये दुनिया के बड़े से बड़े कष्ट से तुम्हें निकाल देगा, क्योंकि दिमाग का दिमाग नहीं है। क्लियर? आगे बात समझ में? तो मैंने दिमाग से पूछा सिलेंडर का बिजनेस करना है, बताना कहां मिलेंगे सिलेंडर। तो दिमाग ने भी वही बोला जो पड़ोसी ने बोला। मैंने कहा भाई बताना यार, कोई तो तरीका होगा बताना। इसने कहा एक तरीका, इंडिया में फैमिली की परिभाषा ही गलत है, तो इसका फायदा उठा सकता है। इंडिया में हस्बैंड वाइफ को भी फैमिली कहते हैं, हस्बैंड वाइफ के साथ 2 बच्चे उनको भी फैमिली कहते हैं, हस्बैंड वाइफ के 6 बच्चे उनको भी फैमिली कहते हैं, हस्बैंड वाइफ के बच्चों के साथ माता पिता रहते हैं उसको भी फैमिली कहते हैं, और फैमिली को 2 सिलेंडर मिलते हैं, यानी 2 आदमी हैं उनको भी 2 मिलते हैं, जिनके 15 हैं उनको भी 2 मिलते हैं। तुझे 2 आदमी की फैमिली को आइडेंटिफाई करना है। मैं मोहल्ले का सर्वे किया, पता लगा लिया कौन सी छोटी फैमिली है जिनके 2 ही घर में है, उनको मिलते तो 2 सिलेंडर हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ कितना खाएंगे, एक उनका बच ही जाता था। तो मैंने रिपोर्ट बनाई और पूरी लिस्ट बना दी। फिर 11 बजे मैं उतरता था मैदान में, फील्ड के अंदर 11 बजे, क्योंकि अंकल सारे ऑफिस और दुकान पे निकल जाते थे, आंटी अकेली घर पे बसती थी। हमने प्लान बना लिया, एक व्हाइट कलर का पेपर लिया, पेपर पे स्केच पेन से प्लान लिखा, प्लान पे लिखा खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, महिलाओं के लिए खुशखबरी, हर महीने नई साड़ी कैसे खरीदें जानने के लिए पूछें कैसे। और फिर पोस्टर में कर दिए 2 छेद, ताकि हम मुंह के आगे खोले तो हमें सब नजर आए, सामने वाले को कुछ दिखे। हम बड़े कलाकार आदमी थे, हमने पोस्टर में कर दिए 2 छेद, घंटी बजाते थे, आंटी निकलती थी क्या है, हम पोस्टर खोल देते थे, वो पढ़ती थी, पढ़ने के बाद बीच में आते ही मुस्कुराती थी, क्योंकि लेडीज को चलते चलते ही साड़ी बोलो वो मुस्कुराना चालू। जो ही साड़ी बोलती समझती थी, हमें समझ जाते थे कि साड़ी पढ़ लिया। वो क्या हर महीने, मैंने कहा यस, कोई झूठ मत बोलो, हर महीने कोई नई साड़ी आ सकती है। मैंने कहा पहले कौन सी आ रही है जो आपको नुकसान हो जाए, पूछने पर जानकारी मिलेगी। तो बताओ। मैंने कहा 2 सिलेंडर सरकार देती है, एक इस्तेमाल कर लेते हो, एक का क्या करते हो? सरकार से लेते ही नहीं। मैंने कहा यही गलती कर रहे हो, सरकार से दोनों ले लो, 100 रुपए में सरकार से लेकर 150 रुपए में हमें दे दो और 50 रुपए की बचत कर लो। वो क्या ऐसा हो सकता है? मैंने कहा योजना चल रही है सरकार के द्वारा, नाम लिखाओ। हमने पूरे मोहल्ले में कहां पर एक्स्ट्रा सिलेंडर है उसका इंतजाम कर लिया। ये दिमाग का कमाल है मेरे भाई। सिलेंडर 70 इकट्ठे हो गए, पैसा भी एक नहीं लगा, लेकिन बिकेंगे कहां? हम सिलेंडर वाले के पास ही जाके खड़े हो जाते थे। सिलेंडर वाला 200 रुपए बोलता था ब्लैक के किसी को, हम उसको पास में खींच के 250 बोल देते थे। वो कहता था कहां मिलेगा, हम सीधा सप्लायर से मिला देते थे। सप्लायर को डायरेक्ट वो पैसा देता 250, 25 रुपया हम रख लेते थे। 100 रुपए का सिलेंडर था, 25 आंटी का मार्जिन था, और हम एक सिलेंडर पर 25 रुपए कमाने लगे। उस समय सिलेंडर पर डीलर का मार्जिन 10 रुपए का, सरकार के द्वारा जो ऑथराइज डीलर था उसका मार्जिन था 10 था, और हमारा मार्जिन था 25 रुपए। ये कमाल है। बोलो ना, करो एक बार करो, बोलो बताना, अरे कोई तो तरीका होगा बताना। और हमने 25 रुपए एक सिलेंडर पर कमाना चालू कर दिया। ऐसा हुआ ये कि 11वीं क्लास में आते आते हमारे टीचर से ज्यादा इनकम हमारी। 11वीं क्लास में मेरे पास टीवीएस चैंप मोपेड हुआ करती थी, और हमारी स्कूल के प्रिंसिपल के पास लूना। दोनों ही स्कूल में एक साथ घुसा करते थे। ये 11वीं क्लास का मेरा रुतबा था। सब कुछ जीवन में ठीक था, लेकिन 11वीं क्लास में पहली बार एहसास हुआ कि शायद इस बार मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि अब तक हम जुगाड़ टेक्नोलॉजी से पास हो गए थे, लेकिन अब थोड़े एग्जाम टाइट होने लगे, हार्ड होने लगे, सिक्योरिटी टाइट हो गई। अब हमें लगा कि हम फेल हो जाएंगे। तभी हमने रात के अंधेरे में दिमाग से धीरे से पूछा, बिना पढ़े कैसे पास हुए बता। तो दिमाग ने कहा बेवकूफ, बिना पढ़े कोई पास होता है? पहली बार में दिमाग वही बोलता है जो पड़ोसी को। मैंने कहा यार भाई है ना, कोई तो तरीका होगा बता। तो उसने तरीका बता दिया, और हमने बर्थडे पार्टी का आयोजन कर दिया 25 मार्च को।
इसके आसपास भी हमारा बर्थडे नहीं था। तो मैंने दिमाग से पूछा आज तो हमारा बर्थडे नहीं है, कैसे बनाए? वो कहा समझदार आदमी कभी भी बर्थडे बना लेते। तब से हमने कभी भी बनाना चालू कर दिया। सामने वाला थोड़ी पूछता डेट ऑफ सर्टिफिकेट लेकर, हमारी जब भी इच्छा होती है हम डेट ऑफ बर्थ बना लेते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। जब भी मिठाई खाने की इच्छा होती, कोई बड़ा आदमी आता है, सोचते हैं कि 10-20 रुपए खर्ची चाहिए, तो हम कहते हैं अंकल जी आज मेरा बर्थडे है, ओके बेटा ये 2 रुपए ले जा, मिठाई खाना। हमारे को जब भी इंतजाम करना है मना लेते। तब से हमने 3 बर्थडे बनाना चालू कर दिया। एक दिन जिस दिन हम पैदा हुए, दूसरी तारीख वो जो डेट हमारे पिताजी ने स्कूल में लिखाई, तीसरी सामने वाला जब भी कोई पैसे मांग रहा है या हमें पैसे की जरूरत है, सामने वाले को गुस्सा है, तो हम कहते हैं आज नहीं, आज हमारा बर्थडे है। आज बर्थडे, सॉरी हैप्पी बर्थडे टू यू। तो हमने हमारा हथियार बना लिया, हम कभी भी बर्थडे बना लेते हैं। और ये अक्सर मैं करता हूँ। अभी मैं और मेरी वाइफ सिंगापुर घूमने गए, तो सिंगापुर में हमने क्या किया, क्रूज पर डिनर बुक कराया। बड़ा जो जहाज होता ना, उस क्रूज पर हमने डिनर बुक कराया। तो आगे वाली सीट रिजर्व, वो जाने नहीं दे रहा था। मैंने कहा यार जाने दे, वो कहे रिजर्व फॉर वीवीआईपी पर्सन ओनली। और मैंने कहा मेरे से ज्यादा वीवीआईपी कोई है ही नहीं। वो कहा आप क्या है? मैंने कहा आज हमारी मेरी एनिवर्सरी है, मेरी एनिवर्सरी है, चलो आगे जाओ। और फिर फ्री में केक भी लाके दे दिया। अब उसको थोड़ी पता है हमारी कब है, हमारे को जब भी जरूरत होती है बना लेते हैं। बाकी एक दिन घटने का भी कोई सेलिब्रेशन होता है क्या? जीवन में एक दिन घट गया, शादी का 1 महीना घट गया, 1 साल घट गया, इसका कोई सेलिब्रेशन नहीं होता। सेलिब्रेशन का फायदा तभी लिया जा सकता है कि जब जो जरूरत है वैसा कर लो, राइट? तो 25 मार्च को बर्थडे बना लिया, केक मंगा लिया, क्लास के 20 बच्चों को हमने इनवाइट किया। 10 सबसे होशियार बच्चे जो टॉप 10 की लिस्ट में आते थे, 10 वो बच्चे जो लगातार 3 साल के साथ एक ही क्लास में कंसिस्टेंसी के साथ फेल हो रहे थे, जो बड़े मार धाड़ में शौकीन थे, बदमाश किस्म के बच्चे थे, उनको बुलाया। मिडिल मैन को हमने नहीं बुलाया। ये मिडिल मैन जीवन में कुछ नहीं कर सकते, यानी हम, क्योंकि हमारे जीवन में उल्टे पुल्टे होते हैं सारे डिसीजन। हम क्या है, अमीर बनने की प्रक्रिया को ही नहीं समझते। अमीर बनते क्यों नहीं? क्योंकि हम अमीर दिखना चाहते हैं। और जो अमीर दिखना चाहता ना, वो अमीर कभी बनता नहीं। और जो अमीर होता ना, उसे दिखने की जरूरत नहीं, उसके खोपड़े से नजर आता है अमीर है। अमीर दिखने की परंपरा का मतलब है वक्त से पहले डेमोस्ट्रेट करना। आईफोन सिर्फ इसलिए लाऊंगा कि मेरे फ्रेंड सर्कल में लगना चाहिए कि मैं कोई छोटा मोटा आदमी हूं। औकात 20,000 के मोबाइल की है, लेकिन लाकर आया है 1.5 लाख का। तो तुमने अमीरी का मैक्सिमम पैसा तो वहां खर्च कर दिया जो तुम्हें अमीर बनाना था। पूरे इंडिया में समरेजी एक ही कंट्री है पूरे इंडिया में जहां पर आदमी $800 की सैलरी में कार खरीद लेता, यानी लगभग 70,000 की सैलरी में कार खरीद लेता। पूरी पृथ्वी पर एक इंडिया ही है, क्योंकि वो कार चलाने के लिए नहीं खरीदता, वो अपने समाज का रुतबा और अपने पड़ोसी को अपनी ताकत बताने के लिए कार खरीदता है। और इंडिया में ऐसी ऐसी कारें पाई जाती है जिनको 10 साल पहले खरीदा गया और टोटल चली है 300 किलोमीटर, क्योंकि चलाता नहीं है। एक गवर्नमेंट सर्वेंट 70,000 की सैलरी वाला कार खरीदता है और कार खरीद कर क्या करता है, रोज साफ करता है, एक ही काम कंटिन्यू करता है, रोज साफ करता है। कभी कभी कार चलने वगैरह घिस जाती है, कलर इतना रगड़ रगड़ के साफ करता है। टाइम उसके पास इतना सारा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट टाइम बहुत ज्यादा, सुबह 10 बजे जाता है, उससे पहले गाड़ी को रगड़ रगड़ के साफ करता है, रोज गैरेज से बाहर निकालता है और सफाई करने के बाद स्टार्ट करता है, एक्सीलेटर मारता है, भाव भाव, ताकि पड़ोसी देख ले। पड़ोसी फिर भी नहीं देखता तो फिर हॉर्न मारता है, पाव पाव। पड़ोसी जो ही देख लेता है, उसके दिल को थोड़ी तसल्ली लग जाती है, वो ब्रेक गियर लेता है, गाड़ी को फिर पाक। फिर एक दिन उसे पटना जाना होता है, तो बीबी कहती है कार ले लो ना। नहीं नहीं, अपन कैलकुलेशन करेंगे, बस सस्ती पड़ेगी कि ट्रेन की कार। अरे बेवकूफ, जब तूने कार ली थी तो पता नहीं था कि बस सस्ती पड़ती है कि ट्रेन। तेरी कार लेने की औकात नहीं थी और तूने कार को खरीद लिया है और तूने ऐसा झमेला अपने सिर पर बांध लिया है कि तू अमीर बनना चाहे तो कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि तेरे डिसीजन ही गलत है। 90% आम आदमी निर्णय कैसे लेते हैं, लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, देश क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेगा, वो क्या सोचेंगे, वो क्या देखेंगे। अरे भाई, तू क्या प्रधानमंत्री जो तुझे देखेंगे?
तेरा डिसीजन तू लेना भाई, तू जहां कंफर्ट है वो डिसीजन ले। लोग क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे, उससे तेरे को क्या लेना देना। लेकिन 90% आम व्यक्ति वो जीवन भर संघर्ष में जीते हैं कि समाज में नाक ना कट जाए। और समाज को तुम्हारी नाक की कोई परवाह नहीं है मेरे भाई, तुम्हारी नाक की तरफ उसने कभी देखा ही नहीं है। लेकिन तुम सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं, और बोल भी देंगे तो 3 दिन बोल देंगे, उसके बाद सब भूल जाएंगे। तुम कोई प्रधानमंत्री हो, महात्मा गांधी हो, जो तुम्हें याद रखा जाए। तुम्हारे डिसीजन के एक एक गलत डिसीजन को भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा, और इसी जीवन में करना पड़ेगा, इसी जन्म में करना पड़ेगा। खैर, मेरे क्लास के 10 बच्चों को बुलाया, होशियार जो टॉप 10 की लिस्ट में थे, 10 थे बदमाश, दोनों को बुला लिया। होशियार बच्चे चिल्लाने लगे, केक जल्दी काटो, एग्जाम का समय आ गया। मैंने कहा भाई, केक काटने से पहले मैं अपने मन की बात करूंगा। मैं बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री से पहले मैंने चालू की मन की बात, यह समझाना चाह रहा हूं। मैंने कहा मैं मन की बात करूंगा, उसने कहा जो भी करनी है फटाफट करो। मैंने मन की बात चालू की। पहले होशियार बच्चों की तरफ देख के बोला, भाइयों और बहनों, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है, क्योंकि आपको पता है कि दोस्त ही दोस्त के काम आता है। हम पढ़ने में थोड़े कमजोर हैं और आप पढ़ने में थोड़े होशियार हैं, तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे हमें पास कराने की जवाबदारी किसकी है, क्योंकि दोस्त ही दोस्त के काम आता है। और अगर हमारे आप काम नहीं आए तो दोस्तों आप बताइए, दोस्त दोस्त के काम आता है कि नहीं आता? आता है। आप अगर बदमाश हैं और अगर ये हमें पढ़ाने में काम नहीं करते, ये हमें पास कराने में अगर हमारी हेल्प नहीं करते, तो क्या आप इनको पीटने में हमारे काम आएंगे? क्योंकि दोस्त ही दोस्त के काम आता है। सारे होशियार बच्चे समझ गए कि सारा जूते पड़ेंगे अगर मुकेश कोठारी फेल हो गया। दोनों को भिड़ा दिया आपस में, और फिर उसके बाद हम कभी फेल नहीं हुए। कंटिन्यू पास पास पास, बीकॉम हो गए। बीकॉम तक का एग्जाम हमारा कंप्लीट हो गया। जब बीकॉम पास हो गए तो हमारे पिताजी ने 5-7 दिन तक शांति रखी घर में। 7 दिन बाद एक दिन वो सुबह सुबह मेरे पास आए, उसने कहा 10 बजे तक एकदम तैयार हो जाना, तेरी नौकरी मैंने फाइनल कर दी है। उस समय के पिताजी बड़े भारी होते थे भाई साहब, कभी कभी शादी भी फाइनल करके आ जाते थे, और जिसकी शादी है उसको भी नहीं बताते थे कि तेरी शादी है। उस समय के पिताजी के पास पावर होती, तो हमारे पिताजी मेरी नौकरी वो फाइनल करके आ गए। इंटरव्यू मैंने नहीं दिया, वो नौकरी फाइनल करके पता नहीं क्या चेक लगा के नौकरी फाइनल कर दी। और मुझे कहा 10 बजे जाना, और मैं सुबह सुबह तैयार हुआ। मैं सोच ही जा रहा था यार कहाँ नौकरी जाना है, कितने पैसे देंगे। पिताजी ने कुछ नहीं बताया, ये क्या मामला। खैर मैं नौकरी पे गया। नौकरी पे जाते हुए मुझे पता चल गया कि नौकरी मुझे करनी पड़ेगी। पिताजी को कुछ नहीं बोल सकते, क्यों? पॉइंट नंबर 3, जो स्थिति तुम्हारी अभी है उसको स्वीकार करो। 90% लोग स्थिति को स्वीकार नहीं करते, परेशान होते हैं। काश मेरी भी शादी राजकुमार से होती, कर ले दोबारा। काश मेरी शादी भी आलिया भट्ट से होती, तू कर ले दोबारा। काश मैं अमेरिका में पैदा होता, ले ले पुनर्जन्म। जो तुम कुछ कर ही नहीं सकता तो तू सोचता क्यों? छोड़ इस बकवास को। वर्तमान जो है वो प्रेजेंट है, और जो प्रेजेंट है ना उसे बदला नहीं जा सकता जब तक कि तुम इस प्रेजेंट के बाद काम ना करो। अगर तुम इसे सोचोगे तो बदलेगा। तुम बार बार सोचोगे मैं लंदन में पैदा होना चाहिए, मैं लंदन में पैदा होना चाहिए, क्या लंदन में पैदा हो जाओगे सोचने से? तुम्हें ऐसा कर्म करना है कि तुम लंदन में जाकर शिफ्ट हो जाओ। ये तब होगा जब तुम अभी स्थिति को मानोगे कि मेरी जो स्थिति है वो है, आज से मुझे काम करना है। आज से मैं अभी समरेश जी मुझे बोल रहे थे कि सर इतनी इनकम पर मुझे परमानेंट हर महीने चाहिए इनकम। तो आप सोचेंगे, अगर आप नहीं सोचेंगे तब तक होगा नहीं, कुछ भी संभव ही नहीं। मेरी बात से सहमत है आप लोग? कुछ लोग नहीं है कि नहीं है यार, बताओ यार मेरे भाई। नहीं है तो अपन मनोरंजन भी करना जानते हैं। बताओ तुम्हारा 150 रुपया तो वसूल करवा ही दूंगा। काम की बात करूं कि मनोरंजन भी करूं? तो हाँ ना भरते रहो यार भाई, तभी मजा आने वाला है। खैर अब क्या हुआ, नौकरी करने लगा और मैंने ये मान लिया कि यार ये मेरा जीवन है और मैं इसे छोड़ नहीं सकता। पिताजी मुझे जीवन में घर में रहने नहीं देते। स्वीकार किया। जब हम स्वीकार करते हैं तो ताकत आती है।
आगे बढ़ने की भावना आती है कि चलो नौकरी में कुछ कमाल करके बताते। जब हम यहां से जा ही नहीं सकते तो जहां है उसी के सब कमाल करके बताते। अब तुम्हारी जो स्थिति है वो है, तुम यहीं पर कमाल करके बताओ, इसी स्थिति में तुम कमाल कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और खुश हो जाओ मेरे भाई और बहनों, हर जगह जाने के दो रास्ते होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। तुम खुश हो जाओ कि तुम नीचे जा ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे नीचे तुम ही हो। इससे नीचे कुछ बना ही नहीं है, इसलिए खुश हो जाओ, रास्ता का एक ही है। कहां का नीचे का रास्ता बना ही नहीं। एक आदमी आया, साधु जी खड़े थे ऐसे हाथ लेकर, तो एक आदमी कहा, साधु जी यार मेरा यार प्लीज भविष्य देख लीजिए। तो साधु ने कहा, बेटा भविष्य देखने से पहले आज शुरुआत है आपकी, तो 1000 रुपए दक्षिणा के रखो। उसने कहा क्या 1000 रुपए का? वो क्या, चलो 100 रखो, शुरुआती पहले कस्टमर खाली नहीं जाएगा, 100 रुपए। नहीं 100 नहीं है। वो क्या 5 रखो? नहीं 1 रखो। वो क्या 1 भी नहीं है। तो साधु ने कहा, जा बेटा तेरा भविष्य देखने की जरूरत नहीं, बड़ा उज्जवल है, क्योंकि तेरे पास 1 ही नहीं है तो जाएगा तो है ही नहीं, आएगा ही ऊपर। हेलो, तो तुम्हारी जो स्थिति है सबसे बेस्ट है, तुम्हारे नीचे कुछ है ही नहीं, जो भी है ऊपर है, नीचे जाने का रास्ता बना ही नहीं। क्लियर? तो आज से खुश हो जाओ, बी पॉजिटिव। हम जाएंगे टॉप पर, हाथ करो ऐसे और बोलो जाएंगे टॉप पर, क्योंकि नीचे जाने का रास्ता ही नहीं, बना ही नहीं रास्ता। तो आज के बाद खुश हो जाओ। अब मैं क्या कर रहा हूं, नौकरी करने लगा। नौकरी भी रफ्त कैसे करता था, सारे बच्चे ना जल्दी जल्दी काम करते थे, फ्री हो जाते थे, और जल्दी फ्री होकर ना चाय की केबिन पे जाके गप्पे मारते थे। हम क्या जल्दी फ्री होते थे तो बॉस की केबिन में जाते थे। जब हम बॉस की केबिन में जाते थे तो सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे, वो क्या बेवकूफ आदमी जल्दी फ्री हो गया तो चाय की केबिन पे आकर मजे लेने चाहिए ना। बॉस की केबिन में जाएगा तो बॉस तुझे वो काम करवाएगा जिसका पैसा भी नहीं मिलता, और तुझे वो काम कराएगा जिसके लिए तुझे रखा ही नहीं गया है, तेरा शोषण होगा। ये 90% आम आदमी के दिमाग में कचरा भरा, और यही चीज उसे टॉप का दिमाग होते हुए भी आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देती। क्योंकि जब तुम अतिरिक्त नहीं करोगे तब तक तुम अतिरिक्त सीखोगे नहीं। उस समय भी मैं अपने मित्रों से कहता था, जो बनना है वहां जाना होगा। क्या बोलता था? पीछे वालों भी बोलो भाई, क्या बोलता था मैं? सब लोग एक साथ बोलेंगे, क्या बोलता था मैं? जो बनना है वहां जाना होगा। अगर खिलाड़ी बनना है तो मैदान में जाना होगा, अगर खिलाड़ी बनना है तो मैदान में जाना होगा, अगर खाना बनाना सीखना है तो किचन में जाना होगा, अगर डायमंड बनना सीखना है तो आरसीएम की सेमिनार में जाना होगा, और अगर बॉस बनना सीखना है तो बॉस की केबिन में जाना होगा। इसके अलावा कुछ तरीका नहीं है। मैं बॉस के जल्दी जाता था, बॉस मुझे एक्स्ट्रा काम बताता था जिसकी मुझे पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन मैं एक्स्ट्रा सीखता था तो बॉस का हाथ मेरे कंधे पर आता था। मैं बॉस का खास आदमी बन गया, चहेता आदमी बन गया। इंक्रीमेंट के समय बॉस मेरे सबसे ज्यादा खुश होता था, इंक्रीमेंट मेरे सबसे ज्यादा लगता था, प्रमोशन मेरा सबसे जल्दी होता था। और मैंने 6 साल के नौकरी के करियर में 6 इंक्रीमेंट, 6 प्रमोशन और 12 इंक्रीमेंट लेकर मैंने पूरी कंपनी का रिकॉर्ड बना दिया। दिस इज द रिकॉर्ड इन माय कंपनी। और मेरी सैलरी मात्र 26 सालों में 13,000 बेसिक हो गई, जब टीचर की बेसिक सैलरी 2,000 होती थी, जब कलेक्टर की बेसिक सैलरी 12,000 होती थी, तब मैं 13,000 रुपए पर मंथ कमाने लगा 26-27 साल की 97। जीवन में सब कुछ ठीक था। द नाउ सेमिनार इज स्टार्ट। कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा अब शुरू कर रहा है, तो इतनी देर क्या कर रहा था? इतनी देर आपका मनोरंजन कर रहे थे, क्योंकि आरसीएम में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो 10 मिनट से ज्यादा में लगे समझाने में। 10 मिनट में हम आरसीएम अभियान को पूरा समझा सकते हैं। 10 मिनट। अभी क्या हुआ पटना में, मैंने क्या किया, 10 मिनट में ही समझा दिया। लोगों को समझ में तो पूरा आ गया, लेकिन लोग कहते हैं पैसा ही वसूल नहीं हुआ। 150 रुपए जितना नहीं बोले, तो मैं 150 रुपए को जस्टिफाई करने के लिए बोल रहा हूँ स्टोर, ताकि आपको लगे कि पैसा पूरा वसूल हुआ है, कि मुकेश कोठारी भी मेहनत करके गया है ना। इसलिए मैं फालतू की बातें कर रहा हूँ। अभी तक आरसीएम की एक भी बात नहीं की। द नाउ सेमिनार स्टार्ट।
ये मेरी स्ट्रीट जहां पर मैं एग्जिस्ट करता था वहां की बात मैंने बता दी। अब मैं इस सिस्टम में आया कैसे?